फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू ऑल कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। इन जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इन जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब है, पहले मैं दो एग्जांपल्स बताता हूँ, उससे थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा व्हाट इज इक्विलिब्रियम, फिर फटाफट हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, एक रफ सरफेस पड़ा हुआ है, इसके इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने 6 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जाने को टेंड करेगा, ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में ये जाने की टेंड करेगा। बट व्हाट इफ अगर मैंने एक और साइमल्टेनियस फोर्स लगा दिया इन द अपोजिट डायरेक्शन 6 न्यूटन का, तो क्या होगा, ये 6 न्यूटन का फोर्स इसको इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा एंड दिस 6 न्यूटन फोर्स will try to move the object in this particular direction। तो अल्टीमेटली होगा क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इट विल नॉट मूव इन आइदर ऑफ द डायरेक्शन। ये जो इसकी मेन पोजीशन है, अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ही स्टेबल पड़ा रहेगा। इसका मतलब ये है, ये ऑब्जेक्ट करंटली इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है, ना किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। इस पे फोर्सेस तो काम कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस काम कर रहे हैं, बट इसका जो मूवमेंट है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, वो चेंज नहीं हो रही है ना। तो इक्विलिब्रियम की अगर डेफिनेशन पूछेगा तो आई विल से कि इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन एट एंड आफ्टर विच ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम बिकम्स कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम एक ऐसा पोजीशन है जिसके बाद किसी भी सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टीज सारी की सारी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, नॉट सेम, कांस्टेंट हो जाए। जैसे ये जो हमारा सिस्टम नंबर 1 है, इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम, सिस्टम नंबर 1, हमारे लिए मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या है, हमारे लिए मेजरेबल प्रॉपर्टी इज क्या, ऑब्जेक्ट के मूवमेंट। ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कहीं भी नहीं हो रहा है और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, दैट इज 0 आफ्टर अचीविंग द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा कंडीशन जिसके बाद एंड जिस पर सारी मेजरेबल प्रॉपर्टी सिस्टम की कांस्टेंट हो जाए, उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। वो डिपेंड करता है अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम में हमारे लिए मेजरेबल प्रॉपर्टी कैन बी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज दिस इज अ बकेट है ना, और इसके अंदर आप वाटर फ्लो करवा रहे हो, ये वाटर पड़ा हुआ है, ये वाटर फ्लो कर रहा है, और जो वाटर का जो फ्लो रेट है वो फ्लो रेट मैंने फिक्स किया है 1 लीटर पर मिनट, ठीक है। तो होगा क्या कि 1 मिनट में 1 लीटर वाटर इस बकेट के अंदर जा रहा है, तो होगा क्या, तो अल्टीमेटली जो वाटर का लेवल है ना, वो धीरे धीरे राइज करने की तरफ टेंड करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बट साइमल्टेनियसली व्हाट आई हैव डिड इज, मैंने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में एक यहाँ पे होल क्रिएट कर दिया सो दैट यहाँ से वाटर रिमूव होने लगे। अब यहाँ से वाटर रिमूव होने लगेगा और उसका भी मैंने फ्लो रेट मेंशन किया, इसका भी फ्लो रेट है 1 लीटर पर मिनट। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं पानी इनलेट के फॉर्म में भी अंदर लेके जा रहा हूँ, वो भी 1 मिनट में 1 लीटर के इक्विवेलेंट है। एंड मैंने बॉटम पे होल किया एंड आई हैव मेक श्योर कि जो पानी बाहर आ रहा है उसका भी फ्लो रेट 1 लीटर पर मिनट हो। तो अल्टीमेटली 1 मिनट में 1 लीटर पानी अंदर आ रहा है और 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाहर जा रहा है ना। तो होगा क्या, एक्चुअली इस सिस्टम नंबर 2 की मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या है, हम किसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, अल्टीमेटली वी आर ट्राइंग टू सी द हाइट, कि वाटर लेवल की हाइट क्या है। तो हमारे इस पर्टिकुलर केस में जो हाइट है सिस्टम की, वो मेजरेबल प्रॉपर्टी है। अब देखो, दो अपोजिट फिनोमिनाज हो रहे हैं, कौन कौन से, 1 लीटर पानी कंटिन्यूअसली अंदर आ रहा है और 1 लीटर पानी पर मिनट कंटिन्यूअसली बाहर जा भी रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हाइट ऑफ द वाटर लेवल है वो अल्टीमेटली सेम है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज द सेम, दैट मींस इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। मतलब अब जो इस सिस्टम की जो हाइट है, जो इस सिस्टम की हाइट है, वो अब चेंज होने वाली नहीं है। दैट मींस अब हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे पहुंच गए हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है दिस इज द कंडीशन जिसके बाद सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज किसी भी सिस्टम की कांस्टेंट हो जाती है, उसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब सिस्टम 1 वर्सेस सिस्टम 2 को थोड़ा एनालिसिस करते हैं। क्या है यहाँ पे देखो, सिस्टम नंबर 1 में दो अपोजिट फोर्सेस साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका कोई मूवमेंट नहीं है और ये फोर्सेस हमको दिख नहीं रहे। तो इस टाइप के जो इक्विलिब्रियम होते हैं उसे हम
स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। These types of equilibrium are known as static equilibrium. अब सेकंड केस में हमारे साथ क्या हो रहा है, 1 लीटर पानी आ रहा है और पानी हमको आता हुआ दिख रहा है, इट इज विजिबल, रिएक्शन हो रही है। 1 लीटर पानी बाहर जा रहा है, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में फिनोमिना हो रही है, इनपुट भी आ रहा है, आउटपुट भी जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है उसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। मतलब यहाँ पे हमें इनपुट और आउटपुट दिख रहा है, इट इज विजिबल कि पानी आ रहा है और पानी जा भी रहा है, फिर भी इसकी हाइट में कोई मेजरेबल चेंज या विजिबल चेंज नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जहाँ पे हमें इनपुट और आउटपुट दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली दिखें, बट उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना हो। तो हमें इक्विलिब्रियम बेसिकली 2 टाइप के पढ़ने होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली हमारा जो चैप्टर का नाम है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, जो हमें पढ़ना है ना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब हम बेसिकली बात करेंगे इस चैप्टर में रिएक्शंस की। वो किस टाइप के रिएक्शन की, रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो सबसे पहले दिमाग में हमेशा ये बिठा के रखना कि कभी भी अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे वो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही बात करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि सपोज ए और बी ये आपस में रिएक्शन करके दिस इज द साइन ऑफ इक्विलिब्रियम कन्वर्ट हो रहे हैं सी प्लस डी में। इक्विलिब्रियम का मतलब है ए और बी रिएक्ट करके सी एंड डी बना रहे हैं एंड साइमल्टेनियसली सी एंड डी रिएक्ट करके ए एंड बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस टाइप के रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शंस कभी खत्म नहीं होते हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होते, इनफाइनाइट टाइम तक चलते चले जाते हैं। ठीक है, और ये जो साइन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए ये है। अब ए से ए बी कन्वर्ट हो रहा है सी एंड डी में एंड साइमल्टेनियसली सी एंड डी इज आल्सो कन्वर्टिंग इनटू ए एंड बी। मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो फिनोमिना काम कर रहे हैं, वी कैन सी कि ए एंड बी के कुछ मोल कन्वर्ट होके सी एंड डी में जा रहे हैं एंड सी एंड डी के सेम नंबर ऑफ मोल्स कन्वर्ट होके ए एंड बी में जा रहे हैं। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है और एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है। तो मतलब दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रही हैं, स्टिल कोई भी चेंज नहीं है किसमें, कंसंट्रेशन। ये जो हमारे सिस्टम है जहाँ पे रिएक्शन हो रही है, इसके लिए मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कंसंट्रेशन। मतलब इक्विलिब्रियम एक ऐसा टाइम है जिसके बाद किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में या वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं है, उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो का तो कैटेगरी है वो हमेशा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है तुम्हें रिएक्शन होते हुए दिखेगा बट जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था केमिकल इक्विलिब्रियम का जो याद रखना है। सेकंड पॉइंट इज ये जो रिएक्शन होती है ये हमेशा वी आर एज्यूमिंग कि ये क्लोज्ड कंटेनर में हो रही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों भाई, ओपन कंटेनर में क्यों नहीं कर सकते। सपोज अगर ये रिएक्शन हो रही है इसमें सी और डी गैसियस फेज में, तो होगा क्या, स्टार्टिंग में ए और बी ने रिएक्शन करके क्या बनाया, सी एंड डी, और सी एंड डी तो इस बाहर निकल गए। तो सी एंड डी बाहर निकल गए मतलब सी और डी तो कंटेनर में बचा ही नहीं, और जब सी एंड डी कंटेनर में बचेगा ही नहीं देन हाउ दे विल रिएक्ट टू फॉर्म ए एंड बी। मतलब रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा पा रही है। तो वी विल एज्यूम, और ये हमेशा काउंट करके चलेंगे, जो रिएक्शन हो रही है वो हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में ही हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए। अब इक्विलिब्रियम अचीव कैसे होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, जरा वो देखो, मैं वो बताने जा रहा हूँ, है ना। ये किसी भी डायरेक्शन से अचीव हो सकता है, कैन बी फॉर्म्ड बाय एनी डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी स्टार्ट हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन से भी। कैसे, देखो जरा, यही रिएक्शन लेते हैं, ए एंड बी कन्वर्ट हो रहे हैं सी एंड डी में। तो जरा ध्यान से देखो, इनिशियली जब टाइम 0 था, ठीक है, यहाँ पे 2 रिएक्शन हमें साइमल्टेनियसली करानी है। कौन कौन सी, इस डायरेक्शन में जो रिएक्शन होगी उसे आर एफ लिख दिया है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, और जो इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है इसे बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट लिख दिया है। जब टाइम 0 था तब ए एंड बी प्रेजेंट थे, नो सी एंड डी प्रेजेंट नहीं थे। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो
अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे था, सिर्फ और सिर्फ आरएफ था, ए एंड बी कंबाइंड होके सीओडी बनाने जा रहे थे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, किसी टाइम टी पे, जो ए एंड बी है, क्योंकि ये स्टार्ट हो गए कंज्यूम होना, तो इनकी जो कंसंट्रेशन वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, एंड सी एंड डी, इनकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ने लगे। मतलब पहले सिर्फ ए एंड डी था, इनिशियली सी एंड डी नहीं था, और जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो मैक्सिमम था, सिर्फ रिएक्शन आगे जा रही थी। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद जब ए एंड बी ने रिएक्शन करके सी और डी बना दी, तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी विल डिक्रीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी विल इंक्रीज। थोड़ा सा सी एंड डी भी बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब देखो ये बी भी है एज वेल एज सी एंड डी भी है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगी एज वेल एज बैकवर्ड भी जाएगी। बट जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो जो पहले मैक्सिमम वैल्यू पे था, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ए एंड बी थोड़ा सा कंज्यूम हो गए, एंड साइमल्टेनियसली जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, जो इनिशियली क्या था, अगर कोई इनिशियली बोले रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 0 बिकॉज वी डोंट हैव सी एंड डी, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन थोड़ा सा इंक्रीज होने लगेगा। अब अल्टीमेटली जब किसका कंडीशन आएगा, इक्विलिब्रियम का, तो ए एंड बी एंड सी एंड डी, जो सबका कंसेंट्रेशन है वो हो जाएगा कांस्टेंट, एंड जो आर एफ डिक्रीज हो रहा था वो इक्वल हो जाएगा आर बी के। तो इस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम का कंडीशन, कि जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, दैट इज नोन एज कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो जैसे ये कंडीशन मैंने अप्लाई किया, मैंने स्टार्ट किया था ए एंड बी से, तुम सिमिलरली स्टार्ट कर सकते हो सी एंड डी से। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि दिस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो किसी भी डायरेक्शन से अचीव किया सकता है, इट हार्डली मैटर्स तुमने रिएक्शन कहां से स्टार्ट की, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ग्राफ्स भी हैं, उन ग्राफ्स के बाद हमारे थोड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम का बेसिक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग ग्राफ्स में बनाता हूँ, थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा और मजा आएगा। इधर देखो, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स, बड़ा मजा आता है इसको पढ़ाने में। अब देखो यहाँ पे होगा कि हम ग्राफ बनाना चाहते हैं बिटवीन रेट वर्सेस टाइम। किसी भी एनालिसिस के लिए ग्राफ्स आर द बेस्ट थिंग टू डू। अब देखो ग्राफ्स बनाया, अब ये देखो जरा, लास्ट रिएक्शन देखो, आर एफ की जो वैल्यू थी, ये देखो जरा, आर एफ की वैल्यू मैक्सिमम से कम होती चली गई, तो आर के लिए यहाँ से यहाँ पे आर एफ की वैल्यू मैक्सिमम पे थी, वो धीरे धीरे कम होके टाइम के बाद कांस्टेंट हो गई। एंड जो आर बी था वो इनिशियली क्या था, देखो इनिशियली आर बी क्या था, आर बी इनिशियली वॉज 0, तो आर बी को हम स्टार्ट करेंगे 0,0 से, यहाँ से। अब ये थोड़ा सा इंक्रीज होके एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इनफैक्ट दोनों का रेट सेम करना है ना, को ऐसे बनाना चाहिए, ये एक टाइम के बाद। अब देखो इस टाइम के बाद ये आर एफ का ग्राफ था, दैट इज द ग्राफ ऑफ आर बी। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मतलब जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, तो यहाँ पे आर एफ एंड आर बी की वैल्यू दोनों सेम है, एंड दे आर ऑल्सो कांस्टेंट। तो रेट सेम भी होना चाहिए, सेम है एज वेल एज कांस्टेंट होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना कि रेट इक्विलिब्रियम के बाद सेम हो जाते हैं और कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रेट का ग्राफ हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वर्सेस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है। कंसेंट्रेशन सेम हो ना हो इट डजंट मैटर, कंसेंट्रेशन का तो कोई भी ग्राफ हो सकता है, कंसेंट्रेशन सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मैं कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो रिएक्टेंट सबसे पहले हाईएस्ट था, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता होता इट विल बी लाइक दिस, फिर कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्रोडक्ट स्टार्ट था, प्रोडक्ट इनिशियली था 0, तो थोड़ा सा इंक्रीज होके कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो इस टाइम के बाद दोनों की कंसेंट्रेशन, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, दिस इज अ प्रोडक्ट एंड दिस इज अ रिएक्टेंट, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, बट आफ्टर अचीविंग द इक्विलिब्रियम जो कंसेंट्रेशन है
कंसंट्रेशन ऑफ किसकी किसकी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये कांस्टेंट होना चाहिए। सेम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एसेंशियल कंडीशन इज वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो रेट क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम के बाद, सेम एज वेल एज कांस्टेंट, बट कंसंट्रेशन के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट कांस्टेंट जरूर होना चाहिए कंसंट्रेशन। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट और माइन्यूट पॉइंट हैं रिगार्डिंग द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम का बेसिक आइडिया था। अभी तक किसी को कोई डाउट या कोई समस्या हो, यू कैन टेल मी, देन वी कैन डिस्कस ऑन दैट। अगर क्लियर है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये अभी मैंने ये बताया कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, न्यूमेरिकल्स तो हम बात में करेंगे। कोई समस्या, किसी को कोई प्रॉब्लम, फटाफट बताओ। ये बेसिक्स और मैंने ग्राफ्स बता दिए। इनफैक्ट ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया है ये जेई एडवांस में आए थे एक बार, ये वाला, दिस वन, ये जेई एडवांस में ग्राफ पूछे गए थे। 3 ग्राफ्स बनाए गए थे और पूछा गया था इनमें से कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम को जस्टिफाई नहीं करता है। तो जेई का सवाल है, नीट में आ सकता है। तो रेट कांस्टेंट एंड सेम एंड कंसंट्रेशन कांस्टेंट सेम हो जाए, बहुत अच्छी बात। सब लोग फटाफट बताओ इन द कमेंट सेक्शन, आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स। फर्स्ट पेज पे जो नीचे रेड से लिखा था वो बता दो। देखो जरा, अब होगा क्या, ये इक्विलिब्रियम कैसे आया। पहले सिर्फ इनिशियली ए एंड बी था, सी एंड डी नहीं था। मतलब रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, क्योंकि उसके पास सी एंड डी नहीं था। तो पहले सिर्फ ए एंड बी था, सी एंड डी नहीं था। तो जो आर एफ है, आर एफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो मैक्सिमम था। सी एंड डी नहीं था तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकती, दैट मीन्स आर बी जीरो। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जब ए और बी तुमने कंटेनर में ले लिया इन द क्लोज कंटेनर, तो व्हाट दे विल डू, दे विल रिएक्ट विद ईच अदर टू कन्वर्ट इनटू सी एंड डी। तो ए एंड बी का कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम एंड सी एंड डी थोड़ा सा फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही रिएक्शन व्हाट दे विल डू, वो खुद आपस में रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, ए एंड बी में। मतलब ए एंड बी थोड़ा सा कम होके सी एंड डी बना रहे हैं, अब सी एंड डी फिर से कन्वर्ट होके ए एंड बी बनाएंगे। मतलब जो फॉरवर्ड वाला प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो गया, और जो बैकवर्ड वाला रिएक्शन है जो पहले जीरो था वो जस्ट स्टार्ट हुआ। मतलब दिस इज द, जो ये वाली कंडीशन है ना सेकंड इक्वेशन, दिस इज द कंडीशन जस्ट बिफोर रीचिंग द इक्विलिब्रियम। फाइन। और जो लास्ट कंडीशन है दैट इज इक्विलिब्रियम। मतलब ए बी सी एंड डी सबकी कंसंट्रेशन मैंने कांस्टेंट लिखी है, माइंड द वर्ड, सेम जरूरी नहीं है। रेट सेम और कांस्टेंट होना चाहिए एंड कंसंट्रेशंस मस्ट बी कांस्टेंट, सेम हो जाए, दैट इज वन ऑफ द केसेस। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, सबने कमेंट सेक्शन में मेरे को बताया नहीं क्लियर है कि नहीं, क्या नाराज हो क्या, फटाफट बताओ जरा एक बार। अरुण, अक्षत, प्रियांशी के अलावा बाकी लोगों के कमेंट्स का मैं वेट कर रहा हूँ। प्रियांशी गॉट दैट, व्हाट अबाउट अदर्स, अंशिका, देव, तुम लोग कैसे शर्माते हो यार, क्लास में होते तो तुम तो क्या करते, ऑनलाइन या मैसेज करना, मैसेज तुम लोग देर कर देते, मुझे नाम देना पड़ता है। आ जाते, देखो कोई भी डाउट हो, समस्या है ना, अगर तुम मेरे को बताओगे नहीं ना, अनटिल अनलेस मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज लेट मी नो। आ गए नहीं आए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर हियर। हम एक साथ इसलिए प्लेटफॉर्म पे आए सो दैट हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें, स्पेशली तुम लोग। ठीक है, प्लीज लेट मी नो, आ गया है नहीं आ गया प्लीज बता दिया करो। चलो ये तो सारी कहानी हो गई इक्विलिब्रियम के बारे में। तो हमें केमिकल इक्विलिब्रियम का बेसिक आइडिया लग गया है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए हमें कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात करनी है। तो उसके लिए लॉ ऑफ मास सेक्शन आता है ना, उसको मैं डराइव करके तो डेफिनेटली नहीं बताऊंगा, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन का। तो हमें थोड़ा सा देखना है लॉ ऑफ मास एक्शन, फटाफट फटाफट बता देता हूँ। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, सपोज एक रिएक्शन ए एंड बी जो कन्वर्ट हो रही है सी एंड डी में, रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होगी, है ना। तो अगर यहाँ पे दो चीजें हैं, एक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है जो ए एंड बी से सी एंड डी में कन्वर्ट हो रहा है, एज वेल एज जब सी एंड डी कन्वर्ट हो रहा है ए एंड बी में, उसे रेट ऑफ
बैकवर्ड रिएक्शन बोलें तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने हमें रेट लिखना सिखाया क्या, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू concentration or you can say active masses of reactants. Similarly rate of backward reaction के लिए reactants क्या होंगे, C as well as D. ठीक है, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन सेम होना चाहिए. बिफोर दैट यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है ना, इसको रिमूव करके वी विल पुट अ कांस्टेंट. तो आर एफ की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज के एफ इंटू ए एन बी. Kf is the rate constant या velocity constant for forward reaction. Similarly, Kb is equal to Rb is equal to Kb into concentration of C and concentration of D. हाँ, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का फंडा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है एक्टिव मास. थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि वो जरूरी चीज है. एक्टिव मास का मतलब क्या होता है, अगर हम कोई चीज लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो उसका एक्टिव मास इज नथिंग बट उसका कंसंट्रेशन. एंड अगर सपोज वो गैसियस फेज में हम कंसंट्रेशन यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज द पार्शियल प्रेशर. ठीक है, तो एक्टिव मास होता है, फिलहाल वी आर एज्यूमिंग कि उसका एक्टिव मास ए एंड बी सी एंड डी है. ठीक है, तो ये अलग सा ही टॉपिक है, इसको हम बाद में बात करेंगे. तो एक्टिव मास का मतलब फिलहाल कंसंट्रेशन है आपके लिए. पार्शियल प्रेशर के बारे में मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस. तो उसके बाद क्या होता है एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. सारी चीजें फटाफट लिखो. के एफ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एंड के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी. तो यहाँ से देखो जरा, सी डी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट में कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट में कंसंट्रेशन ऑफ बी. इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी के एफ बाई के बी. के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. व्हाट इज के बी इज रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. अब इनका जो रेशियो होता है उसे हम के इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जिसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या है, बस कुछ नहीं करना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के एक्टिव मासेस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे लिखते हैं. तो अब मैं कुछ रिएक्शंस के लिए तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सिखा रहा हूँ. किसी रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते कैसे हैं, है ना. जैसे सपोज एक रिएक्शन आ गए हमारे पास, कुछ एग्जांपल्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के आसान से देते हैं. जैसे 2a प्लस बी जो कन्वर्ट हो रहा है सी एंड डी में, सपोज ये आ गया, है ना. तो करना क्या है, तो 2a को तुम क्या लिख सकते हो, 2a को फॉर द इज a प्लस ए लिख लो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं. तो इसको सी एंड डी लिख लो. तो के इक्विलिब्रियम मैंने क्या बताया था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट. देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो अल्टीमेटली कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर हो जाता है. बाकी अभी तक हमने याद किया था कि जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उतने से पावर रेज हो जाती है. अब उसका एक्सप्लेनेशन सुनो. 2a को तुम a प्लस ए लिख सकते हो, तो रिएक्टेंट में क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए. तो अल्टीमेटली कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी. तो ये हो गया के इक्विलिब्रियम फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. ये बहुत आसान सी चीजें हैं, आप सबको अच्छे से पता होंगी. एक और मैं लिख देता हूँ थोड़ा अच्छी वाली रिएक्शन. और फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात जरूर दिमाग में बैठा के रखना कि कभी भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चंस में हम खुद से रिएक्शन बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेंगे. क्या बोला मैंने, कि इक्विलिब्रियम में हम खुद से रिएक्शन कभी नहीं लिखेंगे, बिकॉज स्टोइकियोमेट्री चेंज होने से इक्विलिब्रियम पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है ना. तो हमेशा इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में आपको रिएक्शन जरूर दिखनी होगी, कभी भी किसी भी सवाल में. तो माइंड दिस थिंग. अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो जरा, अमोनिया की कंसंट्रेशन का स्क्वायर कोफिशिएंट टू डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर 3. तो ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिख सकते हैं. ठीक है, और फिलहाल वी आर एज्यूमिंग कि सब कुछ गैसियस फेज में, इधर भी गैसियस फेज में सब कुछ है, क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन आप एज्यूम नहीं करते. ठीक है, वो भी मैं आपको
बताऊंगा। जैसे एक और रिएक्शन लिखते हैं, तो फेज का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे ए प्लस बी, ये कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी में, ये गैशियस फेज में, दिस इज ऑल्सो गैशियस फेज, बी लिक्विड है एंड ए इज इन गैशियस फेज। तो अगर सपोज कोई मेरे को इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने को बोले, तो व्हाट आई विल राइट, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय, अब जो लिक्विड है ना, लिक्विड एंड सॉलिड्स को हम कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में अपीयर होने नहीं देंगे, तो उनका एक्टिव मास एज्यूम कर लिया जाता है 1। क्या बोला मैंने, कि कभी भी गैस के साथ लिक्विड या सॉलिड आए तो उसको कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में मेंशन नहीं करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें याद रखनी है। इनफैक्ट आप सबको याद भी होगा, गैस के साथ लिक्विड आए लिक्विड छोड़ दो, गैस के साथ सॉलिड आए सॉलिड छोड़ दो। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे ही सपोज एक और रिएक्शन लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट डिसोशिएट हो रहा है अगर कैल्शियम ऑक्साइड में CO2 में, सपोज ये एक इक्विलिब्रियम है, ये गैशियस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड। अगर कोई इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने को बोलेगा ना, व्हाट यू विल डू, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम कंसंट्रेशन CO2 के लिखोगे, नथिंग मोर देन दैट, एक्टिव मास ऑफ CO2, बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड, एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो सॉलिड। तो सॉलिड लिक्विड विद गैसेस हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन लिखने में कोई समस्या, कोई डाउट, या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन में कोई डाउट है तो फटाफट बताओ, otherwise we will move to the next topic, that is types of equilibrium constant. Please let me know in the comment section. चलो चलो, नो डाउट इज देयर। चलो लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद, सॉरी ऑटो आ जा रहा है, एसेंशियल सर्विसेज वाले ऑटो होंगे तो उनको तो अलाउ किया होगा गवर्नमेंट ने। तुम लोग बाहर मत जाना, बहुत मार रही पुलिस आज। MP में तो काफी बुरा हाल है, इंदौर में। हम्म, अब किसी ने इस बात पे भी कमेंट किया है, तुम लोग बदमाश बहुत हो, बातें करो ना खूब सारी। हाँ अब देखो जरा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब एक से ज्यादा होंगे तभी हम टाइप पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली। दो टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ने, एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के सी, यहाँ पे जो सी का सिग्निफिकेंस है मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, उसे बोलते हैं के सी। जैसे इसको लिखते कैसे, इन इफेक्ट जो अभी तक हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे हैं ना, दे ऑल बिलोंग अंडर द कैटेगरी ऑफ के सी। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आ रहा है तो वी विल लुक इनटू इट। ये थ्री तो ध्यान रखेंगे, हमेशा मैं फेज अब से मेंशन करूंगा, अगर मैं फेज मेंशन नहीं कर रहा हूँ दैट मींस वी हैव टू कंसीडर द ऑल द स्पीशीज इन द कंटेनर टू बी इन गैशियस। ठीक है, अगर मैं नहीं मेंशन करूँ, अदरवाइज आई विल ट्राई टू मेंशन। हाँ अब इसके लिए के सी लिखना है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो वही अमोनिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर 3, ये इसके लिए के सी हो गया। अब के सी के अलावा एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, उसको हम के पी बुलाते हैं। अब यहाँ पे के का मतलब तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अब पी का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर में बताऊंगा, इनफैक्ट एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अब इसी रिएक्शन का, ये जो रिएक्शन है इसका अगर मेरे को केपी लिखना है, एक्सक्यूज मी केपी लिखना है, तो व्हाट यू विल राइट, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, बस जो कंसंट्रेशन था वो पार्शियल प्रेशर लिखना है, बाकी सब सेम है। बस इसका कोफिशिएंट 2 है रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर 3। तो जहां पे कंसंट्रेशन था बस उसकी जगह हमने पार्शियल प्रेशर लिख दिया, दैट्स।
ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो कैटेगरी के, केसी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, केपी इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब थोड़ी सी कहानी पार्शियल प्रेशर पे सुन लो। पहले थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना। सपोज एक न्यूमेरिकल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर, वहां पे हमारे पास पड़ा हुआ है ओजोन, पड़ा हुआ है हीलियम, पड़ा हुआ है एज वेल एज आर्गन पड़ा हुआ है। इनके मोल्स गिवन है हमारे पास। ओजोन के मोल्स हैं 5, हीलियम के मोल्स हैं 3, आर्गन के मोल्स हैं 2। ठीक है, ओजोन हीलियम आर्गन 5 3 2 मोल्स आर रिस्पेक्टिवली, एंड टोटल प्रेशर ऑफ दिस कंटेनर इज 20 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, अब उसने पूछा है कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। तो एक कंटेनर है जिसका टोटल प्रेशर 20 एटमॉस्फेरिक है। अब इस 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हर गैस का इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्यों? बिकॉज सबके मोल्स अलग अलग हैं। तो ओजोन का भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, हीलियम का भी इंडिविजुअल प्रेशर होगा 20 में से, एज वेल एज आर्गन विल हैव अ इंडिविजुअल प्रेशर ऑन द टोटल प्रेशर। ठीक है, तो सपोज ये assume करो कि ओजोन की तरफ से जो टोटल प्रेशर में कंट्रीब्यूशन है इन द कंटेनर, उसे ओजोन का पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। कि सपोज 20 में से 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओजोन की वजह से आ रहा है, तो दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओजोन इन द टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर। तो उसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट रिस्पेक्टिव गैस। मतलब हीलियम है, तो हीलियम का 20 में से कितने प्रेशर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो उससे हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। अब एक चीज और नोटिस करो, व्हाट आई हैव डिड इज, मैंने ऐसे गैसेस लिए हुए हैं दे आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर, बिकॉज अगर रिएक्शन हुए तो रिएक्शन होके दे कैन फॉर्म द प्रोडक्ट्स, उनका वॉल्यूम और कंसेंट्रेशन सेम हो जाता है। तो फिलहाल हम पार्शियल प्रेशर की स्टडी के लिए वी विल अज्यूम कि वो गैसेस आपस में नॉन रिएक्टिव टाइप की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पार्शियल प्रेशर निकालेंगे कैसे। नाउ द क्वेश्चन इज, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन, आई होप मोल फ्रैक्शन आप सबको याद हो, इनटू उसका टोटल प्रेशर। ये तरीका है क्या निकालने का, पार्शियल प्रेशर निकालने का। ठीक है, तो हमें टोटल प्रेशर तो पता है 20 एटमॉस्फेरिक है। व्हाट आई हैव टू डू इज, हमें बस अब मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन को चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, चाय नहीं चाई, ग्रीक मैथोलॉजी का वर्ड है, यूजुअली तुम लोग एक्स बोल देते हो जिसे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ओजोन क्या होगा, यहाँ पे लिखना है मोल्स ऑफ ओजोन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल मोल्स कितने हैं, 5 3 2, तो ये 5 बाई कितना है, 5 3 8 2 10, तो इसका मोल फ्रैक्शन आ गया 1/2। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम व्हाट यू विल राइट, मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मतलब 5 3 2, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 3/10। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन कितना आएगा, आर्गन के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 5 3 2, तो दिस इज 2/10, और यू कैन से 1/5। ठीक है, बाकी तुमने ये भी पढ़ा होगा कि समेशन ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। यहाँ पे ऐड करके देख लो, 5/10 प्लस 3/10 कितना हुआ, 8/10 एंड 2/10, 8/10 प्लस 2/10 1। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मोल फ्रैक्शन थे वो निकाल लिए हमने फटाफट। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद सीधे हम क्या निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर। कैसे, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ओजोन, अब देखो पी के नीचे मैंने O3 लिख दिया, इसका मतलब है हम प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस देख रहे हैं, दैट इज O3। तो यहाँ पे पी पार्शियल प्रेशर लिखने की जरूरत नहीं है। पर पी के नीचे सबस्क्रिप्ट में आपने किसी पर्टिकुलर गैस को मेंशन किया है, दैट मींस यू आर ट्राइंग टू राइट द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ओजोन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, कितना मोल फ्रैक्शन है ओजोन का, 1/2 इनटू टोटल प्रेशर दैट इज 20, कितना आएगा आंसर, 10 एटमॉस्फेयर। सिमिलरली इफ समवन आस्क व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना, मोल फ्रैक्शन है 3/10, 3/10 इंटू 20 कितना आएगा, 6 एटमॉस्फेरिक आएगा। करेक्ट। ऐसे ही कोई पूछेगा व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन, कितना लिखोगे, मोल फ्रैक्शन कितना है उसका
चलो 2/10 या 1/5 कुछ भी लिख दो, तो 1/5 इंटू टोटल प्रेशर 20 कितना आएगा 4 एटमॉस्फेयर। मतलब बोलने का मतलब ये है जो टोटल प्रेशर 20 एटमॉस्फेरिक था ना, तो 20 में से 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कंट्रीब्यूटेड है ओजोन की वजह से, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंट्रीब्यूटेड है हीलियम की वजह से, एंड 4 एटमॉस्फेरिक कंट्रीब्यूटेड है आर्गन की वजह से। अब जो पार्शियल प्रेशर का सम है जरा चेक करो कितना आएगा, 10 + 6 16 + 4 20। तो अल्टीमेटली देखो उतना ही प्रेशर तो हमें लिखना है, ठीक है, तो उतना ही पार्शियल प्रेशर हमें लिखना है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये जो पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका है ना, ये थोड़ा सब लोग याद रखेंगे, और यही यही पार्शियल प्रेशर, यही वाला जो हमने पढ़ा था, यही पार्शियल प्रेशर हमें यहाँ पे यूज करना है। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, एंड दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर में कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज वी विल प्रोसीड विद द न्यूमेरिकल्स। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर मैं आगे की तैयारियां करूँ। ओके, नो डाउट, समझ में आ गया। चलो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। लास्ट पेज, हाँ ये। ठीक है। चलो अब आगे जाते हैं। अब केपी केसी देख लिया, अब केपी और केसी के यूनिट्स भी देख लेते हैं। यूनिट्स पे भी कई सवाल आते हैं ना, तो कैसा मार्कर मेरे को खुद नहीं दिख रहा। यूनिट्स ऑफ केपी एंड केसी एंड रिलेशन बिटवीन देम। केपी केसी में रिलेशन और उनके यूनिट्स के बारे में हमें बात करनी है। अब केपी और केसी में जो रिलेशन होता है वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या रिलेशन होता है केपी केसी में, सबको पता है, खूब पढ़ा है। केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। ये रिलेशन होता है किसमें, केपी एंड केसी में। यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या है, देखो हर चीज का अपना सिग्निफिकेंस होता है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब है डिफरेंस। तो किस किस का डिफरेंस लेना है, एन नंबर ऑफ मोल्स का। कौन से नंबर ऑफ मोल्स का, जो गैसियस फेज में। तो बस तुम्हें करना कुछ नहीं है, दिस इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोल्स, दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो किस फेज में, गैसियस फेज में, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो किस फेज में, गैसियस फेज में, है ना। तो Kp इज इक्वल टू के सी आर टी टू दावर डेल्टा एन जी। ये रिलेशन होता है Kp और Kc में। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल गिव अस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो सब कुछ फिलहाल हमारे लिए गैसियस फेज में है, तो सब कुछ हमारे लिए गैसियस फेज में, हाइड्रोजन भी गैसियस फेज में है, नाइट्रोजन भी गैसियस फेज में, ठीक है। तो अब इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो क्या लिखेंगे, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी टू दावर डेल्टा एन जी। तो रिलेशन होता है। अब इसका डेल्टा एन जी निकालना है इस रिएक्शन का। डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे इस रिएक्शन का, बताइए। तो डेल्टा एन जी आसान सही है। अब ये बताओ, रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में कितने मोल्स गैसियस फेज में दिख रहे हैं। प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही अमोनिया है जो गैसियस फेज में, तो अमोनिया के मोल्स कितने हैं, 2 माइनस
रिएक्टेंट साइड में कितने मोल्स गैसियस फेज में, 1 मोल फ्रॉम नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 ऑफ हाइड्रोजन, तो डेल्टा एनजी कितना आएगा, 2 - 4। तो डेल्टा एनजी फॉर दिस इक्वेशन विल बी -2। ठीक है, तो बस उसको कंटिन्यू करो आगे। तो क्या आएगा, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी टू द पावर -2। ये हो गया किसमें, केपी और केसी में रिलेशन। तो यहाँ पे दो चीजें हमने पढ़े हैं, क्या कि हाउ वी विल कैलकुलेट डेल्टा एनजी, बहुत अच्छा टर्म है, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, अब इसी इक्वेशन के लिए सपोज हमें केसी का यूनिट निकालना है, तो केसी का एक्सप्रेशन लिखो पहले। क्या एक्सप्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर 3। अब पूरी दुनिया जानते हैं कि कंसंट्रेशन का मोस्ट कॉमन यूनिट क्या है, मोलैरिटी। और मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर। ठीक है, तो बस यहाँ पे हुआ क्या, मोलैरिटी में जो कंसंट्रेशन आएगी उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन भी मोलैरिटी में एंड हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी मोलैरिटी में और उसका क्यूब। तो अल्टीमेटली आया क्या, m⁻²-4 मतलब m⁻²। अब m क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो m का यूनिट होता है, कैपिटल M इज नथिंग बट ये होता है मोल पर लीटर टू द पावर -2। ये यूनिट आ गया किसका, Kc का। दिस इज द, क्या हो रहा है, दिस इज द यूनिट ऑफ Kc, मोल पर लीटर टू द पावर -2। तो बस कुछ नहीं करना, क्या Kc का एक्सप्रेशन लिखना है, उसमें कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होती है, सारी पावर्स के साथ चीजें लिखनी है, तो मोल पर लीटर में आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ Kc। तो यूनिट ऑफ Kc का ये है। अब ऐसे ही हम Kp का यूनिट भी देख सकते हैं, है ना। Kp कैसे लिखोगे लास्ट इक्वेशन के लिए, Kp कैसे लिखेंगे लास्ट इक्वेशन के लिए, Kp यू कैन राइट क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया स्क्वायर डिवाइडेड बाय partial pressure of nitrogen into partial pressure of hydrogen to the power 3। है ना, पार्शियल प्रेशर, फिलहाल प्रेशर में एटमॉस्फेयर में मान रहा हूँ, किसी भी यूनिट में हो सकता है। तो क्या हुआ, ये एटमॉस्फेयर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर टू द पावर 3। तो अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट एटमॉस्फेयर की पावर 2 - 4 दैट इज -2। तो इसके लिए केपी की यूनिट क्या हो गए, एटमॉस्फेयर टू द पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम केपी और केसी के यूनिट्स निकाल सकते हैं, और दिस इज द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। और ये होता है डेल्टा एनजी, मतलब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज। तो एक ये रिलेशन बचा हुआ था, इसके बाद हम सीधे अब न्यूमेरिकल्स में आएंगे, है ना। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, उसके बाद में बहुत शानदार क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कि हम इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम उस क्वेश्चन के साथ विद इन 15 मिनट्स खत्म हो जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। कंसेप्ट बचेंगे सिर्फ। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज वी विल गो। चलो, मतलब दैट वी आर गुड टू गो फर्दर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। ओके, वी आर गुड टू गो, चलो शुरू करते हैं। अब हम सीधे जा रहे हैं कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सवाल करते कैसे हैं, केपी कैसे कैसे निकालते हैं, केपी और कैसे। ठीक है, तो जरा ध्यान से और आंखें खोल के देखो, इसको नेक्स्ट स्लाइड में ही लेके जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके लिए बढ़िया स्पेस की जरूरत पड़ेगी। चलो, अब एक इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, अच्छे से थोड़ा ध्यान से फोकस से देखना, बहुत मारूंगा वरना मैं। एक ही पेज पे सब लिखेंगे, देखो जरा। हाइड्रोजन ने आयोडीन के साथ रिएक्शन करके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया और 2 मोल्स ऑफ HI बनाया। ठीक है, और वी आर एज्यूमिंग कि सब कुछ किस फेज में है, गैसियस फेज में। न्यूमेरिकल्स हम कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो T = 0 पे, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा था तब
सपोज वी आर एज्यूमिंग ए मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट था एंड बी मोल ऑफ आयोडीन प्रेजेंट था और एच आई कुछ भी प्रेजेंट नहीं। व्हाट आई एम सेइंग कि इनिशियली ए मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड बी मोल ऑफ आयोडीन इज टेकन। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अब नेक्स्ट ये फर्स्ट लाइन है, ये 3-4 लाइनें जो मैं लिख रहा हूँ सब लिखना जरूरी है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ? इक्विलिब्रियम पे सम ऑफ द हाइड्रोजन एंड आयोडीन विल कन्वर्ट इनटू HI। तो ए में से, इनफैक्ट हाँ, ए में से आई एम एज्यूमिंग एक्स मोल्स चले गए टू कन्वर्ट HI। सिमिलरली बी में से भी वही मोल जाएंगे, एक्स मोल्स, बिकॉज दोनों का कोफिशिएंट 1 और 1 है। तो आई के कितने मोल्स बनेंगे HI के? x इंटू 2। ये 2 क्या है? ये 2 इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H। ए में से x चले गए हाइड्रोजन के, बी में से x चले गए आयोडीन के, और 2x मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बन गए। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमको Kc निकालना है सपोज, तो Kc के लिए व्हाट आई विल डू? Kc के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। तो हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, बट अभी तक हम किस में डील कर रहे हैं? अभी तक हम सिर्फ डील कर रहे हैं मोल्स में। अब ये बताओ, मोल्स से कंसंट्रेशन तक का सफर कैसे तय करेंगे? कुछ नहीं होता। कंसंट्रेशन होता क्या है? कंसंट्रेशन इज नथिंग बट, क्या होता है कंसंट्रेशन? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वी आर एज्यूमिंग उसका वॉल्यूम V है, तो इधर भी वही मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये 3 लाइनें लिखना जरूरी है। फर्स्ट लाइन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स फॉर रिएक्टेंट, फिर सेकंड लाइन नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, थर्ड हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। क्यों निकालनी है? बिकॉज हमें केसी में कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है ना। अब ये सारी वैल्यू जरा केसी में पुट करो, और व्हाट इज एक्सप्रेशन? केसी इज इक्वल टू HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, मतलब ये क्या है? 2x अपॉन v का होल स्क्वायर। ये कोई डेरिवेशन नहीं है, दिस इज जस्ट आर्बिटरी न्यूमेरिकल। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बताओ। हाइड्रोजन इज 1 माइनस एक्स अपॉन वी इंटू आयोडीन क्या है? b माइनस एक्स अपॉन वी। तो देखो, ये v स्क्वायर और ये v स्क्वायर खत्म हो गया, तो केसी का एक्सप्रेशन में सीधे लिख रहा हूँ। केसी आएगा 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया केसी का फॉर दिस न्यूमेरिकल। ठीक है, तो केसी निकालने के लिए ये 3 लाइन लिखनी जरूरी है। ठीक है, अब हमारा सवाल आ गया कि हमें सपोज कि सर केसी की तो बात समझ आ गई, व्हाट अबाउट द केपी? केपी निकालने का तरीका क्या है? केपी निकालने के लिए कुछ नहीं करना, एक्सप्रेशन लिखो पहले। क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन। तो बस जैसे पहले कंसंट्रेशन निकाला था, अब वैसे ही अब हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है। अब याद करो, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता था? पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता था मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो फिलहाल आई एम एज्यूमिंग कि जो कंटेनर का टोटल प्रेशर है, जो कंटेनर का टोटल प्रेशर है वो P है एंड टोटल वॉल्यूम V था। ठीक है, तो टोटल प्रेशर तो हमें पता है, बट नाउ द थिंग इज अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, वो भी इक्विलिब्रियम पे निकालना है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन मतलब मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो सपोज अगर हमें मोल्स निकालने हैं किसके? हमें मोल्स निकालने हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताओ? हाइड्रोजन के मोल्स हैं कितने? A माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, अब टोटल मोल्स देखो इक्विलिब्रियम पे कितने, कैसे निकालेंगे? इन सबको ऐड कर दो। किस किस को? A माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x। क्योंकि टोटल मोल्स निकाल ले ना, टोटल मोल्स कैसे आएंगे? जब सबके मोल्स एक साथ ऐड कर दो। और ध्यान रखना ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पे ही निकालने। ठीक है, तो जब A माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x करोगे, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट A प्लस बी। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हैं? A प्लस बी। तो बस मोल फ्रैक्शन हम लिख रहे थे, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हैं? A माइनस बी, A प्लस बी। तो A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई A प्लस बी, ये क्या हो गया? B माइनस एक्स डिवाइडेड बाई A प्लस बी, ये क्या हुआ?
2x डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो तो बहुत आसान है। कौन सा? अब हमें बस क्या निकालना है? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन इनटू, मोल फ्रैक्शन इनटू व्हाट? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हमें पता है ना? टोटल प्रेशर जब हमें पता है और हमें मोल फ्रैक्शन भी पता लग गया है ना, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट होने वाली नहीं है। तो बस पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर भी पता है, मोल फ्रैक्शन भी पता है। चलो क्या लिखेंगे? a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो मोल फ्रैक्शन है, इनटू टोटल प्रेशर इज p। इधर क्या लिखेंगे? b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी, b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू p। ये क्या आएगा? 2x डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू p। अब ये मत देखो इतना लेंथी न्यूमेरिकल हो रहा है, बिकॉज आई हैव टेकन द वेरिएबल्स। वहां पे इक्वेशंस लिखे होंगे, फटाफट 2-2 मिनट में सवाल हो जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर आ गए, जस्ट पुट द वैल्यू, इन सबकी वैल्यू पुट करो, केपी आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ एचआई कितना है? ये इसका स्क्वायर, तो बस लिखो 2x डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर ये वाला a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू पी मल्टीप्लाई बाई b माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू पी। ठीक है, देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर से ये भी एलिमिनेट हो गया। देखो कर लो दूसरा, हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस बी के होल स्क्वायर से एलिमिनेट हो गया। तो एक्सप्रेशन ऑफ केपी क्या आ रहा है? एक्सप्रेशन ऑफ केपी विल बी, केपी यहां से आएगा 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस। अब जरा ध्यान से देखो इस केपी को, देखो ये 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स है। अब केसी भी तो यही आ रहा था, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, मतलब केपी और केसी की वैल्यू सेम आ रही है। अब केपी केसी में रिलेशन पता है, क्रॉस चेक करते हैं कैसा होता है क्या? केपी इज इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी हम निकाले तो काम खत्म। अब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी जरा बताओ भाई साहब, कैसे निकालेंगे? डेल्टा एन जी फॉर दिस रिएक्शन, प्रोडक्ट साइड में मोल्स कितने हैं? 2 गैसियस फेज में, 2 माइनस रिएक्टेंट साइड में 1 ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑफ आयोडीन, दैट इज 2। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी हमारे लिए क्या आ रहा है? डेल्टा एन जी इज 0। अब इस वैल्यू को पुट करो यहाँ, व्हाट यू विल गेट? Kp is equal to Kc RT to the power 0। मतलब आई एम ट्राइंग टू से इज कि Kp और Kc सेम आने चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, और हमने डराइव करके भी Kp एंड Kc सेम ही निकाली। तो अल्टीमेटली इस न्यूमेरिकल का मेरा पर्पस ये था कि हमें 5 लाइनें लिखनी आनी चाहिए। इक्विलिब्रियम का कोई भी सवाल कभी भी किसी भी सूरत में, जेई एडवांस ओलंपियाड, कभी भी गलत नहीं होगा। व्हाट आर दोस लाइंस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू राइट कि व्हाट इज द इनिशियल अमाउंट ऑफ मोल्स आर गिवन। सेकंड लाइन, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। थर्ड लाइन, मोल्स को कन्वर्ट करेंगे कंसंट्रेशन में, कैसे? उसका वॉल्यूम से डिवाइड करके, कंसंट्रेशन इज मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये 3 लाइनें चाहिए थी हमें, किसके लिए? केसी के लिए। उसके बाद हमने ये रिलेशन निकाल लिया, किसके लिए? केसी के लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए था, तो केपी के लिए हमने मोल फ्रैक्शन निकाला। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो व्हाट आई हैव डिड? a माइनस एक्स प्लस b माइनस एक्स प्लस 2x, तो आ गया a माइनस b। तो मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो ऐसे सबके मोल फ्रैक्शन आ गया। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो ऐसे सारे रिस्पेक्टिव केसेस आ गए और वी हैव डिराइव्ड द एक्सप्रेशन ऑफ केपी। तो ये 5 लाइनें बहुत और बेहद जरूरी है किसी भी इक्विलिब्रियम के सवाल को
इजीली सॉल्व करने के लिए। अब इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो तो बताओ, मैंने स्लाइड ओपन कर रखी है, एक बार फिर से देख लो, टेक योर टाइम, 2 मिनट 3 मिनट ले लो, उसके बाद बताओ अगर कोई डाउट है, एक बार फिर से पूरा न्यूमेरिकल चेक करो। आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स, आराम से देखो। इस न्यूमेरिकल को देखो इजीली, कोई प्रॉब्लम हो देन लेट मी नो इन द कमेंट प्लीज। अंशिका को सब अच्छे से समझ आ गया, दैट इज गुड। अब इस न्यूमेरिकल को घर पे जाके अगर तुम एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो डोंट हैव एनी इश्यूज। अंशिका गॉट दैट, अंशिका गॉट दैट, अक्षत क्लियर हुआ। चलो और कोई है हमारे पास? अरुण इज देयर, अच्छा अरुण को तो था। देव, देव देव फटाफट बताइए। अरुण हो गया, गुड। चलो है ना, तो ये 5 लाइनें लिखना बहुत और बेहद बेहद जरूरी है। अब इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं, देखो जरा एक छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं। देखो व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन इज कि जो हाइड्रोजन एंड आयोडीन था, सीधे मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। इक्विलिब्रियम बना रहे हैं 2 मोल्स ऑफ एच, ठीक है। इनिशियली जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे वो हाइड्रोजन के भी 5 थे, आयोडीन के भी 5 थे, एच आई नहीं गिवन था। और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, और इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर वाज 10 लीटर्स, ठीक है। एंड केसी फॉर दिस रिएक्शन इज 225। ये दो इन्फॉर्मेशन और गिवन है, केसी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। तो नाउ द क्वेश्चन इज, हमसे पूछा है क्या, कैलकुलेट केपी एंड मोल्स एट इक्विलिब्रियम में सबके मोल्स निकालने। तो एक छोटा सा सवाल है, इसको कैसे करेंगे जरा मैं एक सवाल बता रहा हूँ, आप जरा ध्यान से देखें। देखो सोल्यूशन, केसी की बात की है ना उसने, तो बस हमें 3 लाइनें लिखना आना चाहिए। सवाल में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, इट हार्डली मैटर्स। आप फटाफट 3 लाइनें अपने लिखनी शुरू कर दो। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, हाँ कि एट इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन इज 5, आयोडीन के 5 गिवन थे, एच आई कुछ भी नहीं था। दिस इज द फर्स्ट लाइन जो हमें लिखनी थी। सेकंड लाइन क्या लिखनी थी, हमें सेकंड लाइन देखनी थी कि इक्विलिब्रियम पे मोल्स कैसे होंगे। तो बस 5 में से इसके एक्स मोल्स चले गए
आयोडीन के भी 5 में से x मोल्स चले गए। हाँ सॉरी, किसी का ऑडियो म्यूट नहीं था। तो आयोडीन के भी हाइड्रोजन के भी एक्स मोल्स चले गए, आयोडीन के भी एक्स मोल्स चले गए, एच आई के मोल्स फॉर्म होंगे 2x। तो ये हमने मोल्स लिखे। अब थर्ड लाइन क्या होती थी, कंसंट्रेशन लिखना है। कंसंट्रेशन इज व्हाट, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो 5 माइनस एक्स इज द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वॉल्यूम गिवन। देखो सब कुछ दिया हुआ है, कितना, 10 लीटर्स, तो बाई 10। सिमिलरली ये क्या होगा, 5 माइनस एक्स बाई 10, ये क्या होगा, 2x/10। तो ये सारी चीजें आ गई आराम से, कोई समस्या ही नहीं है। अब हमें केसी लिखना है, ठीक है। तो केसी कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे क्या, कंसंट्रेशन ऑफ HI² डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। मैं नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, है ना, देखो जरा। तो Kc इज इक्वल टू लिखोगे, आयोडीन वाज 2x/10। अरे भगवान, Kc इज इक्वल टू, ये हो गया 2x/10 आयोडीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये था 5 - x/10 हाइड्रोजन वाला इनटू 5 - x/10 आयोडीन वाला। और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 225। अब देखो थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेशन अगर करो, तो ये 2x/10 डिवाइडेड बाय 5 - x/10 का होल स्क्वायर हो रहा है। एंड 225 किसका स्क्वायर होता है, 225 इज स्क्वायर ऑफ 15, है ना। तो ये हमेशा दिमाग में रखा करो, हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो किसी का, तो देखो दोनों तरफ परफेक्ट स्क्वायर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो बस क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 2x/10 डिवाइडेड बाय 5 - x/10 इज इक्वल टू 15। 10 10 गॉट एलिमिनेटेड, बाकी मैं इधर लिख रहा हूँ, 2x डिवाइडेड बाई 5 - x मस्ट बी इक्वल टू 15। जब यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 75/17। ठीक है, तो 75/17 आ गया किसके लिए, x की वैल्यू। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे किस पे, देखो इक्विलिब्रियम पे निकालने थे, और Kp भी निकालना था, Kp तो अभी निकाल लेंगे। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ गए। देखो हाइड्रोजन के कितने थे, 5 - x, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x। आयोडीन के 5 - x एंड HI के ट्वाइस ऑफ x। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम हमने निकाल लिए क्या। हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं इक्विलिब्रियम पे, हाइड्रोजन के मोल्स है 5 - 75/17। तो पूरा ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर देता हूँ, ये आएगा 10/17। सिमिलरली आयोडीन के भी यही मोल्स आएंगे, बिकॉज हाइड्रोजन जैसे ही कंसंट्रेशन थी 10/17। एंड HI के मोल्स आएंगे इक्विलिब्रियम पे, कितने थे चेक करो जरा पीछे। HI के मोल्स इक्विलिब्रियम पे थे ट्वाइस ऑफ x, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ x मतलब 150/17 हो जाएगा। तो ये पहला आंसर आ गया, दीज आर द मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब एक और सवाल था, हमें क्या निकालना था, आई हैव टू कैलकुलेट द केपी। अब हमें पता है कि हमें केपी और केसी का रिलेशन हमें पता है ना। क्या रिलेशन होता है केपी और केसी में, केपी इज इक्वल टू केसी RT⁴ डेल्टा NG। अब इस रिएक्शन का डेल्टा NG हमको पता है, हमने पहले निकाला था, कैसे निकालते, 2 - 2 0। लास्ट न्यूमेरिकल में भी हमने यही किया था, 2 मोल्स HI के, -1 आयोडीन का, -1 हाइड्रोजन का, तो डेल्टा NG 0। डेल्टा NG 0 है, तो KP KC दोनों सेम आएंगे, तो दोनों की वैल्यू आएगी 225। ठीक है,
तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को ऐसे सॉल्व करेंगे। बाकी तो कैलकुलेशंस में टाइम लगा जो हमें लगा है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज ये 3 लाइनें लिखनी आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे केसी गिवन था तो हमने 3 लाइनें लिखी। अगर कोई केपी होता देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट है तो बताओ। उसके बाद एक न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करने को दे रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दैट। चलो एक न्यूमेरिकल में टाइप कर रहा हूँ, उसे फटाफट आप सॉल्व करो। अरुण डाउट बताओ जरा, अगर कोई डाउट है तो। अच्छा, डाउट के लिए लिखा है नो सर, कि समझ नहीं आया उसके लिए लिखा है नो सर? अच्छा ओके फाइन। चलो एक न्यूमेरिकल में लिख रहा हूँ, सॉल्व करिए उसे। देखो ट्राई करेंगे ये मत बोला करो, मैं बहुत मारूंगा। सीधे बोला करो सर हम कर लेंगे, हम करेंगे। क्योंकि ट्राई करना कुछ नहीं होता है, तो मन में यही बिठाओ कि करना ही करना है ना। तो कभी मन में ये मत बिठाया करो कि हम ट्राई करेंगे ना, मन में ये बताओ करना ही करना है, और अपने 100% एफर्ट डाला करो उसके लिए। जब 100% डालोगे कभी भी तुम्हें अनसेटिस्फाइड नहीं रहोगे विद योर एफर्ट्स। तो न्यूमेरिकल करेंगे ही करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। बी प्लस सी प्लस डी इक्वेशन है, और लिखा हुआ है if moles of B at equilibrium is 3, then calculate initial moles of A taken। और इसके लिए के सी गिवन है 27। Reaction is 3A, that will give B plus C plus D. Case is given as 27. If moles of B at equilibrium is 3, then calculate initial moles of A taken। अटेम्प्ट करो, बस बातें ध्यान रखना, 3 लाइनें लिखना, सवाल बहुत आसान है। करो सब लोग, भले ही गलत करो, दैट इज नेगोशिएबल। नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, आराम से करो।
अब जो पूछा उसको एक वेरिएबल मान लो, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। इनिशियल मोल्स अगर नहीं पता तो सर फर्स्ट लाइन हम लिखते थे इनिशियल मोल्स वाली, बट हमें इनिशियल मोल्स नहीं पता बेटा, वही तो निकालना है ना। बस उसको कुछ भी एज्यूम कर लो, ए मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी। देखो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। हम्म फटाफट होगा, देखो चीते की रफ्तार से न्यूमेरिकल। देखो आसानी है, पूरा न्यूमेरिकल एक ही पेज में ट्राई करते हैं, चलो। 3a जो कन्वर्ट हो रहा है बी प्लस सी प्लस डी में, जरा स्क्रीन पे देखो जरा सब लोग एक बार प्लीज, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एट टी इज इक्वल टू 0, ए के मोल्स नहीं गिवन है ना, तो ए के मोल्स ए मान लो, स्मॉल ए। बी नहीं पता है, सी नहीं पता, डी नहीं पता है। अब सेकंड लाइन क्या लिखते थे, इफ आई टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे ये ए माइनस 3x हो जाएगा। 3 क्यों? बिकॉज ए का कोफिशिएंट 3 है। तो यहाँ पे कई बार मल्टीपल टाइम्स गलती हो सकती है, थोड़ा ध्यान देना। क्या कि ए इनिशियल मोल्स मान लिया मैंने ए के, एंड इक्विलिब्रियम पे ए इनिशियल मोल्स माइनस 3 ऑफ एक्स। 3 कहाँ से आया? इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, ऐसे ही बी क्या बनेगा, एक्स, सी भी बनेगा एक्स, एंड डी भी बनेगा एक्स। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल में लिखा क्या है, मोल्स ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम इज 3। ये न्यूमेरिकल में गिवन है, बट हमारे अकॉर्डिंग बी के मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने आ रहे हैं, एक्स। तो मतलब कुछ भी नहीं, एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, 3। तो ये वैल्यू पहले मैंने खुद से निकाली जो अपनी लाइंस लिखते थे, और उसकी वैल्यू से हमने मैच किया किससे, जो न्यूमेरिकल में गिवन था, सो दैट वी विल हैव द वैल्यू ऑफ एक्स एज 3। एक्स की वैल्यू आ गई, तो देखो ये वाली लाइन तो सॉर्टेड हो गई। दो वेरिएबल में एक ही वेरिएबल बचा, इसको क्या लिख सकते हो, a माइनस 3x दैट इज 9। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x की वैल्यू इधर पुट कर रहा हूँ, और एक नई लाइन लिख रहा हूँ, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। करेक्ट। अब देखो क्या लिखेंगे, हमें के सी गिवन है ना, तो वी विल राइट के सी। के सी कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 3। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 3, के सी इज गिवन एज 27। बी सी डी की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई ए कितना है, ए माइनस 9 क्यूब। अब देखो 27 क्या किसी का क्यूब बन रहा है, हाँ, ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। अभी मैंने हिंट दिया था, और ये 3 डिवाइडेड बाई ए माइनस 9 का होल क्यूब है। तो दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो, क्या आंसर आएगा, 3 मस्ट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई ए माइनस 9। यहाँ से विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एस 10। ठीक है, यही तो निकालना था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। बताओ कोई डाउट है इन दिस न्यूमेरिकल, कोई समस्या इस न्यूमेरिकल में है, प्लीज लेट मी नो। यहाँ पे वही वाली ट्रिक यूज हुई जो लास्ट न्यूमेरिकल में हमने यूज की थी। क्या लास्ट न्यूमेरिकल में स्क्वायर रूट करना था, यहाँ हमें क्यूब रूट लेना था।